नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल धीवर एकेडमी पर। दोस्तों आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो क्लास नंबर 25वां होने वाला है। और आज की क्लास का जो हमारा विषय रहने वाला है वो बाल विकास, जिसे आप लोग सीडीपी के नाम से जानते हो। और आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो पाठ्यक्रम रहने वाला है, ठीक है, जिसे करिकुलम के नाम से जानते हैं। और ये पाठ्यक्रम के अंतर्गत ना मैं आप लोगों को NCF के बारे में बताऊँगा, मतलब नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के बारे में बताऊँगा 2005 का। और उसके अलावा NEP के बारे में बताऊंगा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को ये बता दूं कि ये ना NCF और NEP 2020 और 2005 वाला जो NCF है ना, तो ये आप लोगों का शॉर्ट फॉर्म में आप लोगों को आज बताऊंगा, ठीक है। इसके बाद ना आप लोगों का ना पर्सनल टॉपिक पर ना NCF 2005 का लाऊंगा और NEP 2020 का अलग लाऊंगा, क्योंकि प्रत्येक वर्ष ना इनमें से प्रश्न पूछा जाता है। तो ये दोनों टॉपिक जो है ना वो इम्पॉर्टेंट है। और अभी ये जो पाठ्यक्रम जो हम लोगों का टॉपिक है ना, इसके अंतर्गत ये NEP और NCF जो आता है ना, तो उसके अंतर्गत आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि पाठ्यक्रम क्या होता है। उसके बाद शॉर्ट में आप लोगों को NCF के बारे में बताऊंगा, शॉर्ट में आप लोगों को NEP के बारे में बताऊंगा, ठीक है। और एक चीज़ आप लोग याद रखिएगा, इसमें से लगभग 2 से 3 नंबर का पूछा जाता है, ठीक है। तो आज का ये जो टॉपिक है ना वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो मैं आप लोगों को नोट करने के लिए बोलूँगा ना, ये जो थ्योरी क्लास है उसमें उन सारी चीज़ों को आप लोगों को नोट करना है, ठीक है। सोचिए, अदरवाइज आप लोगों को नहीं लेना है, ठीक है। तो जो चीज़ मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट बताऊंगा उन सारी चीज़ों को आप लोगों को नोट करते हुए चलना है। और आज का ये जो क्लास हो जाएगा ना, उसके बाद इसका जो पूरा PDF रहेगा ना वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दूंगा, तो जाकर के सर्च कर सकते हो बाय MD धीवर करके। उसके अलावा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर ना अपना जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक डाल दूंगा, तो वहाँ से भी डाउनलोड करके आप लोग इसके PDF को दोबारा पढ़ सकते हो, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए सबसे पहले आज का जो टॉपिक है उसको देखिए, पाठ्यक्रम, जिसको करिकुलम के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले पाठ्यक्रम क्या होता है, इसकी परिभाषा को ध्यान से पढ़िए। पाठ्यक्रम 2 शब्दों से मिलकर बना है, पाठ्य प्लस क्रम। पाठ्य का अर्थ होता है पढ़ने योग्य विषय वस्तु तथा क्रम का अर्थ होता है निश्चित व्यवस्था, अर्थात पाठ्यक्रम से आशय पढ़ने योग्य विषय वस्तु की एक निश्चित व्यवस्था या क्रम से है। पाठ्यक्रम शब्द अंग्रेजी शब्द करिकुलम का हिंदी रूपांतरण है। करिकुलम शब्द स्वयं लैटिन भाषा के कुर्रुर, क्या, तो ये जो करिकुलम शब्द है ना वो लैटिन भाषा के कुर्रुर शब्द से लिया है, जिसका अर्थ दौड़ का मैदान होता है, क्या। तो ये जो करिकुलम शब्द है ना वो लैटिन भाषा का शब्द है और लैटिन भाषा के शब्द कुर्रुर से लिया गया है। और इसका जो अर्थ है वो दौड़ का मैदान है, तो इसे आप लोगों को नोट करके रखना है, ठीक है। करिकुलम किस भाषा का शब्द है, तो करिकुलम लैटिन भाषा के कुर्रुर शब्द से बना। और कुर्रुर शब्द का क्या अर्थ है, तो दौड़ का मैदान होता है। ये आप लोगों को नोट करना है, ये परिचय वाले जो पाठ्यक्रम टॉपिक है उसमें का, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ऐसे जो टॉपिक होते हैं वो पूछा जाता है डायरेक्टली क्वेश्चन। चलिए उसके बाद ना पाठ्यक्रम की परिभाषा क्या है इसके बारे में ध्यान से पढ़ते हैं। विद्यालय में आयोजित होने वाले समस्त कार्यक्रमों को हम पाठ्यक्रम करिकुलम के रूप में ही देखते हैं। तो ये जो लाइन है ना आप लोगों को ये याद रखना है। नेक्स्ट को पढ़िए, पाठ्यक्रम से आशय केवल विषय का निश्चित व्यवस्था न होकर बल्कि विद्यालय की समस्त कार्य प्रणाली से है। तो पाठ्यक्रम का आशय क्या है, केवल विषय वस्तु हम लोगों को नहीं लेना है। पाठ्यक्रम से जो आशय है ना वो विद्यालय की जितने भी समस्त कार्य प्रणाली होता है ना, उन समस्त कार्य प्रणाली को हम क्या बोलेंगे, पाठ्यक्रम बोलेंगे या करिकुलम बोलेंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद ना अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने ना पाठ्यक्रम के विषय में क्या बोला है ये जानते हैं। सबसे पहले कनिंघम के अनुसार, तो कनिंघम नामक मनोवैज्ञानिकों ने क्या बोला है ये ध्यान से पढ़िए। सबसे पहले, कलाकार के हाथ में यह एक साधन है जिससे वह पदार्थ को अपने आदर्श उद्देश्य के अनुसार अपने स्टूडियो स्कूल में ढाल सकता है। तो ये जो कनिंघम का जो बोला है ना कनिंघम ने ना, तो ये आप लोगों को याद रखना है। दूसरा, मुनरो के अनुसार, पाठ्यक्रम में वे सब क्रियाएं सम्मिलित है जिसका हम शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु विद्यालय में प्रयोग करते हैं। तीसरा को पढ़िए, स्किनर के अनुसार, तो स्किनर ने क्या बोला है ध्यान से पढ़िए इसको। बालकों की विभिन्नताओं के चाहे जो भी कारण हो, वास्तविकता यह है कि विद्यालय को विभिन्न पाठ्यक्रमों के द्वारा उनका सामना करना चाहिए।
तो ये जो तीनों की तीनों परिभाषा है ना, तो चाहो तो आप लोग इसे नोट करके रख सकते हो, अदरवाइज आप लोग एक बार अच्छे से पढ़ करके याद रख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए उसके बाद ना पाठ्यक्रम की जो विशेषताएं हैं इसके बारे में जानते हैं। थोड़ा सा आप लोगों को लिए जूम कर दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को थोड़ा अच्छे से दिखे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ना पाठ्यक्रम की विशेषताएं क्या क्या है इसके बारे में जानते हैं। सबसे फर्स्ट को ध्यान से पढ़िए। पाठ्यक्रम से शिक्षा की प्रक्रिया व्यवस्थित होती है। नेक्स्ट, पाठ्यक्रम द्वारा छात्रों के व्यवहारों में अच्छा परिवर्तन लाया जा सकता है। नेक्स्ट को पढ़िए। पाठ्यक्रम के द्वारा ही छात्रों का ज्ञानात्मक, भावात्मक एवं क्रियात्मक कुशलताओं का विकास किया जाता है। नेक्स्ट को पढ़िए। पाठ्यक्रम शिक्षक तथा शिक्षार्थी शिक्षा प्रक्रिया के अंग होते हैं। नेक्स्ट, पाठ्यक्रम गतिविधियां छात्र का सर्वांगीण विकास करती है। नेक्स्ट, पाठ्यक्रम से समय एवं शक्ति की बचत होती है। नेक्स्ट, पाठ्यक्रम से पाठ्य पुस्तकों का निर्माण संभव है। तो ये जो नॉर्मल जो लाइनें दी है ना, तो उसे आप लोगों को एक बार पढ़ लेना है, ठीक है। चलिए उसके बाद ना हम लोग ना पाठ्यक्रम के जो सोपान है अर्थात जो पाठ्यक्रम के चरण है ना उसके बारे में जानते हैं। तो पाठ्यक्रम के कितने चरण होते हैं? मुख्यतः 4 प्रकार के पाठ्यक्रम के चरण होते हैं। कौन कौन सा? सबसे पहले निश्चित उद्देश्य, दूसरा विषय वस्तु का चयन, तीसरा अधिगम अनुभव का चयन और चौथा मूल्यांकन। चलिए अब हम लोग ना ये जो पाठ्यक्रम के चरण है ना उसको विस्तार पूर्वक जानते हैं कि ये जो पाठ्यक्रम के चरण है वो क्या क्या होता है, विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए सबसे फर्स्ट को ध्यान से पढ़िए। निश्चित उद्देश्य। पाठ्यक्रम का निश्चित शैक्षणिक उद्देश्य होना अनिवार्य है। उद्देश्यों का वर्गीकरण ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, सामाजिक एवं शारीरिक पक्षों के अनुरूप होनी चाहिए। तो ये जो उद्देश्य है वो आप लोगों को समझ में आया ना कि विद्यार्थी का ना जो ज्ञानात्मक जो वर्गीकरण है ना वो हो सके, और भावात्मक, क्रियात्मक और सामाजिक और शारीरिक ना सभी के अनुसार एक जो बालक है ना उसका विकास किया जाना, ये जो पाठ्यक्रम है ना उसका उद्देश्य होता है। इसके बाद दूसरा को ध्यान से पढ़िए। विषय वस्तु का चयन। पाठ्यक्रम का दूसरा चरण विषय वस्तु के चयन से है, जहां पर विषय की आत्मनिर्भरता, महत्व, वैधता, सामाजिक आवश्यकता, उपयोगिता को दिखाया जाता है। तो विषय वस्तु क्या क्या चयन होता है? विषय वस्तु में आप लोगों को पता चला ना कि इसमें मुख्यतः विषय वस्तु होता है, और इसमें ना जो विद्यार्थी की आत्मनिर्भर, विद्यार्थी की महत्व, वैधता, सामाजिक आवश्यकता, तमाम चीज़ों की उपयोगिता पर ना विद्यार्थी को सिखाया जाता है, और इस प्रकार से जो पाठ्यक्रम का जो करिकुलम है ना वो रखा जाता है। और ये जो पाठ्यक्रम के चरण जो है ना इसमें केवल 2 ही पॉइंट्स को डील किया गया और तीसरा चौथा को नहीं किया गया इसमें, ठीक है। मैं आप लोगों को ना तीसरा और चौथा को अपने शब्दों में समझा देता हूँ। अधिगम अनुभव का चयन। तो अधिगम अनुभव का चयन का मतलब ये होता है कि बच्चे को ना किस प्रकार से पढ़ाना है, उसको अनुभव किस प्रकार से कराना है ताकि वो अच्छी तरह से सीख सके। तो इस प्रकार की जो विषय वस्तु है ना वो सिलेबस में रखा जाता है, मतलब जो करिकुलम है ना उसमें रखा जाता है, ठीक है। उसके अलावा मूल्यांकन। समय समय पर विद्यार्थी कितना सीखा है और कितना नहीं सीखा है ना, तो इसके लिए ना समय समय पर ना मूल्यांकन किया जाता है, और मूल्यांकन के माध्यम से ना विद्यार्थी में क्या क्या कमियां हैं और क्या किस प्रकार से उसको दूर किया जा सकता है, एक शिक्षक के रूप में मूल्यांकन करने के माध्यम से हमको ये सारा चीज़ का ज्ञान होता है, पता चलता है, ठीक है। तो समय समय पर ये जो मूल्यांकन है वो लिया जाता है। तो इन दोनों पॉइंट्स को आप लोगों को केवल एक बार समझना है, रटने की आवश्यकता आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम लोग ना जो हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005, जिसे हम लोग ना नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के नाम से जानते हैं। तो इसमें से हर साल प्रश्न पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बता दे रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। इसीलिए ना आप लोगों का ना थोड़ी कुछ दिनों बाद ना आप लोगों के लिए ना अलग से पर्टिकुलर ना क्लास लेकर आऊँगा एनसीएफ 2005 में, और एनईपी 2020 का जो रहेगा ना उन दोनों का अलग अलग टॉपिक पर ना पर्टिकुलर आप लोगों के लिए अलग अलग क्लास लाऊंगा, ताकि आप लोगों को अच्छे से उसको समझा पाऊँ, ठीक है। अभी आप लोग ना केवल शॉर्ट में इन सारी चीज़ों को समझ लीजिए पहले। चलिए सबसे पहले ना एनसीएफ 2005 के परिचय के बारे में जानते हैं, तो ध्यान से इसके लाइनों को पढ़िएगा, ठीक है। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें ऐसे विषय पर चर्चा की गई है कि लड़कों को क्या और किस प्रकार से पढ़ाया जाना चाहिए। नेक्स्ट को पढ़िए। एनसीएफ 2005 को प्रोफेसर यशपाल व कृष्ण कुमार की अध्यक्षता में तैयार किया गया है। तो ये जो लाइन है वो आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। एनसीएफ 2005 किसकी अध्यक्षता में तैयार किया गया है? तो यशपाल और कृष्ण कुमार की अध्यक्षता में ना तैयार किया गया है एनसीएफ 2005 को। तो इसे आप लोगों को नोट करके रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पूछा जाता है प्रश्न कि एनसीएफ 2005 का जो पाठ्यक्रम है वो किसकी अध्यक्षता में पास किया गया था या किसकी अध्यक्षता में तैयार किया गया था, ये पूछा जाता है, ठीक है। तो आप लोगों को इसको नोट करके रखना है। नेक्स्ट को पढ़िए।
एनसीएफ 2005 का प्रमुख लक्ष्य आत्मज्ञान अर्थात विद्यार्थी को भिन्न भिन्न अनुभवों का अवसर देकर उन्हें स्वतः ज्ञान की प्राप्ति करानी होती है। तो आप लोगों को ये जो एनसीएफ 2005 है उसको थोड़ा सा सरल तरीके से समझाओ ना। तो एनसीएफ 2005 का जो मुख्य उद्देश्य होता है ना, वो बालकों को ना सरल तरीके से समझा पाना, इस प्रकार से उसके पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाए ताकि बालक ना सहज रूप से उसको सीख पाए, समझ पाए और सीख पाए। तो इस उद्देश्य को ना ध्यान में रखकर ना एनसीएफ 2005 मतलब नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क को डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, आगे आप लोग ना और अच्छे से पढ़िएगा ना तो आप लोगों को सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। उसके बाद ना एनसीएफ 2005 का मार्गदर्शक सिद्धांत क्या क्या है इसके बारे में जानते हैं। सबसे फर्स्ट को ध्यान से पढ़िए, ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना। मतलब यह है कि ज्ञान को केवल ना स्कूलों तक की सीमित नहीं करना। कई शिक्षक ऐसे होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा ना कि वो जो शिक्षक है वो ज्ञान को ना मतलब जो चीज़ वो पढ़ाते हैं ना वो स्कूल के बाहरी जीवन से मतलब उसके घर के जीवन से, उसके खेलते हुए जीवन से बच्चों के ना तो उससे जोड़ करके पढ़ाया जाता है ताकि बच्चे खुद से रिलेट करके सीख सके और इस प्रकार से पढ़ाया जाता है। और इस प्रकार से जो पढ़ाई है ना उसको एनसीएफ 2005 में शामिल किया गया है। ठीक है, दूसरा राष्ट्रीय मूल्यांकन के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार करना। मतलब ये जो पाठ्यचर्या नेशनल करिकुलम तैयार किया जाएगा ना वो केवल पाठ्य पुस्तक मतलब जो पढ़ाया जाए ना वो पुस्तक तक ही सीमित ना हो, ये कहा गया है। मतलब पुस्तक से हटकर जो वास्तविक जीवन है उस पर लागू होना चाहिए, ये बोला गया है इस जो एनसीएफ 2005 है उसमें। चौथा को पढ़िए, पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त करना। मतलब बच्चे जो है वो स्वच्छंद तरीके से सीख पाए, समझ पाए, तो ये रखना है, रटंत प्रणाली से मुक्त करना इसका उद्देश्य है। पांचवा को पढ़िए, कक्षा कक्ष को गतिविधियों से जोड़ना। तो आप लोगों ने देखा होगा ना कि कई शिक्षक जो है वो गतिविधि के माध्यम से पढ़ाते हैं ताकि बच्चे ना अच्छे से सीख पाए। और एक जो बच्चे हैं ना उसको खेल खेल में पढ़ना सबसे ज़्यादा पसंद आता है, अच्छा लगता है। तो इसमें भी इसीलिए ना ये जो एनसीएफ 2005 है उसमें ये जोड़ा गया है। चलिए उसके बाद ना एनसीएफ 2005 में बच्चों के प्रति दृष्टिकोण क्या है इसके बारे में जानते हैं। तो ध्यान से इसको भी पढ़िए। सभी विद्यार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नताएं देखी जाती है। विद्यार्थी सक्रिय रूप से पूर्व ज्ञान एवं उपलब्ध शिक्षण सामग्री के आधार पर अर्थबोध करता है। तो बच्चे जो है ना उसकी दृष्टिकोण से मतलब बच्चे जो है आप लोगों को पता होगा कि एक जो क्लास में विभिन्न प्रकार के बच्चे रहते हैं, अलग अलग जाति, वंश, समुदाय, कोई जल्दी सीखता है, कोई देर से सीखता है, तो इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के बच्चे रहते हैं। और सभी बच्चे के पूर्व ज्ञान होता है मतलब अपना अपना थोड़े थोड़े ज्ञान होता है। तो उन सभी को ना शिक्षण सामग्री का आधार बनाना और सभी को ना एक साथ लेकर के पढ़ाना एनसीएफ 2005 में रखा गया है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट को ध्यान से पढ़ते हैं। एनसीएफ 2005 में शिक्षक के प्रति दृष्टिकोण। तो एक जो शिक्षक है ना उसके प्रति क्या दृष्टिकोण होना चाहिए ये बोला गया है एनसीएफ 2005 में। तो ध्यान से पढ़िए, शिक्षक ज्ञान का स्रोत नहीं अपितु एक ऐसा सुविधा दाता है जो सूचना को अर्थ बोध में बदलने की प्रक्रिया में विविध उपायों के द्वारा बच्चों हेतु सहायक हो। तो ये जो एनसीएफ 2005 है ना वो शिक्षक के प्रति इस प्रकार से दृष्टिकोण रखा है कि वो सुविधा दाता के रूप में रखा है। एक जो शिक्षक है वो, इसको आप लोगों को नोट करके रखना है। ठीक है, शिक्षक ज्ञान का स्रोत नहीं अपितु एक सुविधा दाता है। तो ये आप लोगों को नोट करके रखना है। पूछा जाता है कि शिक्षक को ना एनसीएफ 2005 में क्या माना गया है, तो वो सुविधा दाता के रूप में माना गया है। ये आप लोगों को नोट करना है इसके बारे में। ठीक है, चलिए अब हम लोग ना नेक्स्ट को भी पढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट को ध्यान से पढ़िए। एनसीएफ 2005 में भाषा के प्रति दृष्टिकोण। तो भाषा के प्रति क्या बोला गया है इसको ध्यान से पढ़िए। बच्चों में भाषा समझने, अभिव्यक्त करने की क्षमता जन्मजात होती है। इसके अनुसार बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा मातृभाषा होनी चाहिए। तो एनसीएफ 2005 में ये साफ तौर से बोला गया है कि जो बच्चे हैं ना वो मातृभाषा को जन्मजात होता है और मातृभाषा में ना प्रारंभिक शिक्षा देना चाहिए। मान करके चलो अगर किसी क्लास को पढ़ा रहा हूँ ना और उस क्लास की जो मातृभाषा है वो पूरे के पूरे छत्तीसगढ़ी है, तो मैं उसे हिंदी में ना पढ़ा करके छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज में पढ़ाऊँगा शुरुआती में अगर पढ़ाऊँगा तो मैं। ठीक है, तो एनसीएफ 5 में ना मातृभाषा पर जोर दिया गया है ताकि बच्चे शुरुआती तौर पे बहुत अच्छे से रिलेट करके समझ सके। तो ये आप लोगों को नोट करना है, तो चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, चलिए उसके अलावा नेक्स्ट को पढ़ते हैं। एनसीएफ 2005 में गणित के प्रति दृष्टिकोण। तो गणित को क्या माना गया है ये ध्यान से पढ़ते हैं। बच्चे गणित की मूल संरचना को समझने, अंक गणित, बीज गणित, रेखा गणित, त्रिकोणमिति के सभी मूल तत्व, समस्या समाधान की उनकी युक्तियां अर्थात सामान्य परिणाम, परिस्थिति विश्लेषण, अनुमान लगाना, पुष्टि करना आदि पद्धति मुहैया कराते हैं। तो एक जो शिक्षक है ना वो गणित में
जब बच्चों को गणित पढ़ाता है ना तो उसमें अंक गणित, बीज गणित, रेखा गणित, त्रिकोणमिति सभी प्रकार के जो मूल तत्व है और वो जो गणित से संबंधित समस्या और उस समस्या के समाधान से जो युक्तियाँ है ना, मतलब जो फॉर्मूला है, जो सरल से सरल तरीका है ना, उसका परिणाम देना, मतलब बच्चों को ना शिक्षक के रूप में ना उसको ना अच्छे तरीके से सिखाना, उसका विश्लेषण करना, अनुमान लगाना। ठीक है, तो ये सारा चीज़ ना एक जो शिक्षक है वो मुहैया कराता है। ठीक है, ताकि बच्चे अच्छी तरीके से सीख पाए। चलिए नेक्स्ट को ध्यान से पढ़िए। एनसीएफ 2005 की विशेषताएं। तो एनसीएफ 2005 की क्या क्या विशेषताएं, सबसे फर्स्ट को ध्यान से पढ़िए। विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास पर जोर दिया गया है। दूसरा, शिक्षण अधिगम में मातृभाषा के प्रयोग पर जोर दिया गया है। तीसरा, एनसीएफ 2005 में बाल केंद्रित शिक्षण पर ध्यान दिया गया है। चौथा, सजा व पुरस्कार की भावना को सीमित रखना। तो ये जो सजा और पुरस्कार की जो भावना है ना, मतलब बच्चे अगर गलती किए तो उसे दंड किए, अच्छा किए तो उसे पुरस्कार दें, तो ऐसी वाली जो भावना है ना उसको सीमित करना, उसको दूर करने का प्रयास किया गया है। ठीक है, तो ये चारों जो विशेषता है ना उसे आप लोगों को केवल याद रखना है। ठीक है, चलिए उसके बाद ना हम लोग ना अंतिम रूप से ना एनसीएफ 2005 के अनुसार जो शिक्षण विधि है उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले कर के सीखने पर जोर दिया गया है एनसीएफ 2005 में। दूसरा, प्रयोगात्मक या मिश्रण विधि के माध्यम से सिखाया जाएगा। तीसरा, अवलोकन या निरीक्षण के माध्यम से सिखाया जाएगा। चौथा, परीक्षण विधि और पांचवा, समूह विधि। परीक्षण विधि का मतलब यह है कि एग्जाम्पल के थ्रू बच्चों को ना इन्वॉल्व करके पढ़ाया जाएगा। समूह विधि मतलब बच्चों को ना अलग अलग समूह में बांट करके ना जो एक शिक्षक है वो बच्चों को टॉपिक दे देगा और उस टॉपिक में बच्चों से अपनी राय या उस पर ना समस्या का ना जो टॉपिक देंगे उस पर समाधान प्रस्तुत करने के लिए बोला जाएगा। तो इस प्रकार से शिक्षण विधियां मतलब पढ़ाने की जो तरीका है ना वो दिया गया है। तो चाहो तो आप लोग ना इसको नोट करके रख सकते हो, एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षण की विधियां करके। ठीक है, तो आप लोगों को एनसीएफ 2005 में केवल उतना ही पढ़ना था। ठीक है, आप लोगों को ना डिटेल्स में अलग से और पढ़ाऊंगा। और एक चीज़ आप लोग और जान लीजिए, जितना ज़्यादा आप लोग अभी प्रैक्टिस करोगे ना, जितना ज़्यादा थ्योरी पढ़ोगे ना, उतना ही ज़्यादा आप लोगों का जो कॉन्सेंट्रेट है, उसके अलावा जितना ज़्यादा आप लोग ना एमसीक्यू सीरीज़ लगाओगे ना, उतना ज़्यादा आप लोगों को पढ़ने के लिए बेटर रहेगा। अगर टाइम देखोगे ना कि ज़्यादा टाइम लग रहा है, ये पढ़ना वढ़ना नहीं है बोल करके ना, तब आप लोगों को दिक्कत होने वाला है। अगर ज़्यादा नंबर गेन करना है तब आप लोगों को अभी मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, अगर चाहते हो ना कि 90+ मेरा आए सीजीटेट एग्जाम में, तो आप लोगों को मेहनत तो करना ही पड़ेगा। तो आप लोगों को ना एनसीएफ 2005 में उतना पढ़ना था। चलिए इसके बाद ना अब हम लोग ना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में जानते हैं कि क्या क्या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, जिसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के नाम से भी जानते हैं, जिसे एनईपी 2020 भी बोला जाता है। ठीक है, आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बोला जाता है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी बोला जाता है और एनईपी 2020 भी बोला जाता है। तो ये सारा चीज़ को आप लोगों को याद रखना है। चलिए अब हम लोग ना एनईपी 2020 के परिचय के बारे में जानते हैं। सबसे पहला ध्यान से पढ़िएगा और जो नोट करने के लिए बोलूँगा उसको भी आप लोग इसमें नोट कीजिएगा। ठीक है, फर्स्ट को सबसे पहले आप ध्यान से पढ़िए। एनईपी के निर्माण के लिए जून 2017 में इसरो के पूर्व चीफ कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। इस समिति में मई 2019 में एनईपी का मौजूदा तैयार किया गया। तो इस प्रॉपर लाइन में आप लोगों को याद रखना है, जून 2017 में इसरो के पूर्व चीफ कौन था? डॉक्टर कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता में। तो एनईपी 2020 किसकी अध्यक्षता में बनाया गया? तो एनईपी 2020 डॉक्टर कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता में गठन किया गया या बनाया गया। ये आप लोगों को नोट करके रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट को पढ़िए। एनईपी 2020 वर्ष 1968 और वर्ष 1986 के बाद स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति होगी। तो एनईपी 2020 जो है वो तीसरी शिक्षा नीति है। सबसे पहला जो शिक्षा नीति आया था ना, एनईपी 1968 में आया था, दूसरा जो आया था 1986 में आया था और तीसरा जो आया है वो 2020 में आया है। ठीक है, तो ये भी आप लोगों को नोट करके रखना है इसके बारे में। ठीक है, और ख़ास तौर से आप लोगों को इसलिए नोट करने के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप लोग भविष्य में शिक्षक बनना चाहते हो और शिक्षक बनने के लिए आप लोगों को सीजीटेट का एग्ज़ाम दिलाना पड़ता है, जो शिक्षक पात्रता परीक्षा होता है वो। और एक शिक्षक होने के नाते आप कितना अवेयर हो और कितना अवेयर नहीं हो ना, तो इसके लिए इस प्रकार से जो प्रश्न है ना वो पूछा जाता है कि पूर्व में शिक्षा नीति कैसी थी, अब शिक्षा नीति कैसा है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में क्या क्या है,
तो एक शिक्षक होने के नाते इन सारी चीज़ों का नॉलेज आप लोगों को होना चाहिए, ठीक है। पर्सनल रूप से मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। चलिए उसके बाद ना स्कूली शिक्षा के बारे में जानते हैं कि स्कूली शिक्षा क्या क्या है। ये जो एनईपी 2020 है उसमें, तो फर्स्ट को ध्यान से पढ़िए। इसमें यह शिक्षा नीति वर्तमान की 10+2 वाली स्कूली व्यवस्था को 3 से 18 वर्ष के सभी बच्चों के लिए पाठचर्या और शिक्षण शास्त्रीय आधार 5+3+3+4 की नई व्यवस्था में करने की बात करती है। तो ये आप लोगों को नोट करके रखना है। ये जो ना एनईपी 2020 है ना, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, तो उसमें जो स्ट्रक्चर है ना वो 5+3+3+4 का स्ट्रक्चर है, ठीक है। उससे पहले ना 10+2 का स्ट्रक्चर था, ठीक है। तो ये दोनों को ना आप लोगों को याद रखना है। सबसे पूर्व में क्या था, 10+2 का स्ट्रक्चर था, लेकिन अब 5+3+3+4 का जो स्ट्रक्चर है ना वो एनईपी 2020 में रखा गया है। तो इसको भी आप लोगों को नोट करके रखना है। आप लोगों को एग्जाम में पूछा जा सकता है कि स्कूली शिक्षा में वर्तमान में एनईपी 2020 में जो स्ट्रक्चर है, जो नई व्यवस्था है, वो क्या है बोल करके। तो 5+3+3+4 का जो कॉन्सेप्ट है उसे आप लोगों को नोट करके रखना है, ठीक है। जो नोट करने के लिए बोल रहा हूँ जरूर नोट कीजिएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है तभी बता रहा हूँ। चलिए उसके बाद ना राष्ट्रीय शिक्षा नीति के उद्देश्य के बारे में जानते हैं कि क्या क्या इसके उद्देश्य है। सबसे फर्स्ट को ध्यान से पढ़िए। नई शिक्षा नीति का उद्देश्य भारत में स्कूली और उच्च शिक्षा प्रणालियों में परिवर्तनकारी सुधारों का मार्ग प्रशस्त करना। नेक्स्ट को पढ़िए। इस नीति के तहत स्कूल से लेकर कॉलेज शिक्षा नीति तक में बदलाव किया गया है। नेक्स्ट को पढ़िए। बहुभाषिता और विविधता को प्रोत्साहन देना ताकि बहुभाषी होने के उच्च संज्ञानात्मक लाभ मिल सके। नेक्स्ट को पढ़िए। सीखने के लिए सतत मूल्यांकन पर जोर देना, न कि वर्ष के अंत में होने वाली परीक्षा को केंद्र में शिक्षण कराना। नेक्स्ट को पढ़िए। बच्चों की शिक्षा का माध्यम कम से कम 5वीं या 8वीं या उससे आगे तक भी घर की भाषा या मातृभाषा में होनी चाहिए। और आप लोगों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के उद्देश्य के बारे में थोड़ा सा और सरल तरीके से समझाऊं ना, तो स्कूल से लेकर के उच्च विद्यालय तक की और महाविद्यालय तक की, मतलब स्कूल से लेकर के कॉलेज तक की ना जितने भी शिक्षण प्रणाली है ना उसमें परिवर्तन करना, सुधार लाना और बदलाव करना ना, ये जो एनईपी 2020 है उसका उद्देश्य है। और उसके साथ ना जो बहुभाषिता है, ठीक है, उसको प्रोत्साहन देना। मतलब आप लोगों ने देखा होगा कि एक क्लास में अलग अलग जाति, वंश, समुदाय और भाषा के जो विद्यार्थी हैं वो रहते हैं, तो उन सभी के ना जो बहुभाषिता, मल्टीपल लैंग्वेज है ना, उसको बढ़ावा देना इसका उद्देश्य को रखा गया है। उसके अलावा ना सीखने को ना सतत मूल्यांकन पर जोर दिया गया है, ठीक है। मतलब बच्चों की ना सतत मूल्यांकन लिया जाए ताकि उसकी कमियों को जान करके ना उसको सुधारात्मक कार्यवाही किया जाए और उसको सुधारा जा सके, ना कि ना वार्षिक परीक्षा पर केंद्र रखा गया। मतलब जो वार्षिक परीक्षा होता है ना साल में एक बना, तो उसको विशेष नहीं माना गया है, ठीक है। उसके अलावा लास्ट में कहा गया है कि कम से कम ना बच्चों की जो पढ़ाई ना 5वीं 8वीं से लेकर उससे आगे तक की जो उसकी भाषा में जो पढ़ाई है ना वो मातृभाषा में ही होनी चाहिए। ये एनईपी 2020 में कहा गया है, ठीक है। तो इन तमाम चीज़ों को ना थोड़े थोड़े आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में। चलिए अब हम लोग ना अंतिम रूप से ना बाल केंद्रित शिक्षा क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। शॉर्ट में आप लोगों को समझा दूंगा मैं, ठीक है। सबसे पहले इसका परिचय जो दिया है उसको ध्यान से पढ़िए। बाल केंद्रित शिक्षा क्या होता है एक्चुअल में, फर्स्ट को ध्यान से पढ़िए। बालकों के मनोविज्ञान को समझते हुए शिक्षण कार्य कराना तथा उसकी अधिगम से जुड़ी बाधाओं को दूर करना बाल केंद्रित शिक्षण कहलाता है। अर्थात बालक की रुचियों, प्रवृत्तियों तथा क्षमताओं को ध्यान में रखकर शिक्षा प्रदान करना ही बाल केंद्रित शिक्षा है। नेक्स्ट को पढ़िए। बाल केंद्रित शिक्षा शिक्षक के साथ छात्र की जरूरतों, क्षमताओं, रुचियों और सीखने की शैलियों पर केंद्रित है। नेक्स्ट को पढ़िए। गृह कार्य प्रदान करना बाल केंद्रित शिक्षा में सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट को पढ़िए। बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन डी.वी. जॉन द्वारा किया गया। तो बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन किसने किया, तो डी.वी. जॉन द्वारा किया गया। ये आप लोगों को याद रखना है। चलिए अब आप लोगों को ना मैं अपने लैंग्वेज में ना बाल केंद्रित शिक्षा क्या होता है ये बता दूं। बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ ये होता है कि एक क्लास में विभिन्न जाति, वंश, समुदाय के जो बालक है वो रहते हैं। कई बच्चे की जो सीखने की जो क्षमता है वो ज़्यादा होता है, कई बच्चे की सीखने की क्षमता कम होता है। तो इन सारे बच्चों को ना इनके लैंग्वेज में, इनके मातृभाषा में ये जो समझ सके उस प्रकार से एक जो शिक्षक है ना वो जब पढ़ाता है ना बच्चे, ताकि शुरू से लेकर के लास्ट में जो बच्चे पढ़े बैठे हैं उन सारे लोगों को उनके पढ़ाए गए जो बातें हैं, उनका जो टॉपिक है वो सारा चीज़ उनके माध्यम से उनको सरल तरीके से समझ में आए। तो इस प्रकार की जो पढ़ाई है ना वो कहलाता है बाल केंद्रित शिक्षा। उसी प्रकार से एक जो होता है वो शिक्षक केंद्रित शिक्षा
शिक्षा होता है। शिक्षक केंद्रीय मतलब यह है कि एक जो शिक्षक है ना वो बहुत ज़्यादा पढ़ लिख करके आता है। मान के चलो वो 10वीं पढ़ा, 12वीं पढ़ा, उसके बाद फिर वो ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन के बाद फिर बीए डीएड जो भी किया, तो वो इंग्लिश अच्छे से जानता है और आया कक्षा 5वीं में पढ़ाने के लिए वो जो शिक्षक है वो और झाड़ रहा है इंग्लिश फटाफट अपने लैंग्वेज में, अपने स्टैंडर्ड भाषा में पढ़ा रहा है। बच्चों को कुछ समझ में आएगा क्या? नहीं ना समझ में आएगा। तो इसीलिए बाल केंद्रित शिक्षा रखा गया है ताकि बालकों के ना समझ के अनुसार उनके लैंग्वेज में, उनकी मातृभाषा में पढ़ा सके और उनके समझ के अनुसार जो शिक्षा है वो दिया जा सके। तो इसीलिए बाल केंद्रित शिक्षा को रखा गया है, ठीक है। क्योंकि एक जो शिक्षक है ना वो अपनी जो ज्ञानता है ना, अपना जो अभिमान है उसको दूर करके बच्चों के साथ बच्चों की तरह ही पढ़ाए। तो ये बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत आता है। समझ में आया आप लोगों को मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? चलिए उसके बाद ना अंतिम रूप से ना बाल केंद्रित शिक्षा के ना उद्देश्य को जानते हैं कि बाल केंद्रित शिक्षा के उद्देश्य क्या है। सबसे फर्स्ट को पढ़िए, बालक को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना। दूसरा, बालक के अनुभव को प्राथमिकता देना। तीसरा, बालक के सृजनात्मकता को बढ़ावा देना। तो ये जो बाल केंद्रित शिक्षा है ना उसका मुख्यतः 3 उद्देश्य सबसे ज़्यादा है। एक, जो बालक है ना वो बिना डरे अपने शिक्षक से जो भी प्रश्न मन में उनके हैं ना वो सीधे सीधे प्रश्न पूछ सके, तो इस प्रकार से बच्चों को पढ़ाना होता है। दूसरा जो है वो अपने अनुभव को ना प्राथमिकता देना। जो बालक के जो अनुभव है ना, मान के चलो आप पढ़ा रहे हो और पढ़ाते वक्त एक जो बालक है वो अपने अनुभव को, अपने एक्सपीरियंस को बताना चाहता है ना, तो उसको आप प्राथमिकता दो एक शिक्षक होने के नाते। और बालक की जो सृजनात्मकता है, उनकी जो क्रिएटिविटी है उसको भी एक शिक्षक होने के नाते बढ़ावा दो। तो ये बाल केंद्रित शिक्षा का उद्देश्य होता है, ठीक है। आप लोगों को समझ में आया बाल केंद्रित शिक्षा का उद्देश्य? तो आप लोगों को केवल इतना ही पढ़ना था, ठीक है। चलिए अब आप लोगों के लिए एक सूचना है, ध्यान से सुनिएगा। अगर आप लोगों के मन में किसी प्रकार से सवाल हो और उसके लिए आप चाहते हो कि मैं अपना पर्सनल नंबर आप लोगों को सजेस्ट करूं, तो आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले आप लोग इंस्टाग्राम पर जाइए और सर्च कीजिए बाय MD धीवर करके। वहाँ पर आप लोगों को मेरा प्रोफाइल मिलेगा और मेरे प्रोफाइल के कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कीजिए कि सर आप अपना नंबर दीजिए बोल करके। तो सबसे पहले मैं अपने फ़ोनपे का नंबर दे दूंगा और उस फ़ोनपे के नंबर पे आप लोगों को केवल 200 फ़ोनपे करना है और उसके बाद जो मेरा पर्सनल नंबर है ना वो आप लोगों को सजेस्ट कर दूंगा, ठीक है। और ये रिक्वायरमेंट मैं केवल विशेष व्यक्तियों के लिए रखा हूँ जिनको विशेष प्रकार से ना प्रश्न पूछने की आवश्यकता है, विशेष प्रकार से ना किसी प्रकार से सजेशन लेने की आवश्यकता है ना, तो उन लोगों के लिए ये जो रिक्वायरमेंट है वो रखा हूँ, ठीक है। चाहूँ तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट में भी दे सकता हूँ, बट क्या है ना, छोटे छोटे प्रश्न के लिए भी आप लोग बार बार फ़ोन करोगे ना, तो इसीलिए ये जो छोटा सा रिक्वायरमेंट है ना वो मैं रखा हूँ। और अगर आप लोग इसके लिए कोचिंग भी करोगे ना CG टेट के लिए, तब तो आप लोगों के लिए 10 से 12 हज़ार वैसे भी लेते हैं और सारा चीज़ तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट में करा देता हूँ। केवल इसी के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो रखा हूँ। तो लेना ना लेना एक बार ज़रूर आप लोग सोचिएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद ना आप लोगों का ना एक और थ्योरी क्लास आएगा और थ्योरी क्लास के बाद ना आप लोगों का ना जितने भी अलग अलग प्रकार से इससे MCQ बन सकते हैं ना, उन सारी चीज़ों को आप लोगों को कराऊंगा। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी लोग बढ़िया से पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और आप सभी लोगों का दिन मंगलमय हो।